बताओ, कुछ पूछना है क्या? बोलो। चलो फिर आगे बढ़े, ठीक है। इसको खुद से एक बार रीड कर लेना, एनसीईआरटी ये वाली जो है। और ये पीरियोडिक टेबल देख लेना। ठीक है। और अब इसके बाद क्या है, एस ब्लॉक हो गया जैसे, एंड उसके बाद फिर पी ब्लॉक आ जाता है। पी ब्लॉक का मतलब ये है कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसके आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे एलिमेंट्स के, जो पी ब्लॉक में है, वो आपके पी ऑर्बिटल में जाके फिल होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है, वो आपकी NH2 NP1 से लेके NH2 NP6 तक जाती है। जैसे मान लो, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि जैसे सेकंड पीरियड है, थर्ड है, फिर उसके बाद फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। ठीक है। इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है, NH2 NP1 का मतलब ये है कि यहाँ पर आपके पास जो पी ब्लॉक होगा पूरा, ठीक है। तो पी ब्लॉक का मतलब ये है कि जो पी आपका सबशेल होता है, पी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? छह। तीन होते हैं मतलब, ठीक है। और तीन का मतलब ये कि उनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सिक्स हो जाएंगे। इस तरीके से 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सिक्स हो गए। ठीक है। तो ये सिक्स हो गए। तो क्या होगा कि एक जैसे ग्रुप यहाँ पर एक ये वाला बन गया, मतलब ये है कि पहला वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो P1 बन गया। उसके बाद ये P2 हो गया, ठीक है, फिर P3 हो गया, P4 हो गया, P5 हो गया और P6 हो गया। इस तरीके से अब मान लो अगर हम सेकंड पीरियड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर NH2 NP1 से लेके NH2 NP6 का मतलब क्या है कि ये वाला जो होगा, जो पहला वाला आपका ग्रुप होगा, उसमें जो सेकंड पीरियड में होगा, उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो क्या होगा? 2s2 2p1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो सेकंड वाला ये जो ग्रुप है, इसमें क्या बन जाएगा? 2s2 2p2 बन जाएगा। और ये चलता रहेगा, और लास्ट में ये वाला जो आप ग्रुप देख रहे हो, ये वाला ग्रुप, ठीक है, यानी कि लास्ट जो ग्रुप होगा, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा सेकंड पीरियड में, क्या हो जाएगा? 2s2 2p6 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी सारे यहाँ पर जो पीरियड्स है उनके लिए हो जाएगा। जैसे 3s2 3p1 से लेके 3s2 3p6 तक, 4s2 4p1 से लेके 4s2 4p6 तक। इस तरीके से आपके पूरे सेवन तक ये चलता रहेगा। NH2 NP6 जो है वो आपका क्या होता है? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। ठीक है। तो ऑल द ऑर्बिटल्स इन द वैलेंस शेल ऑफ द नोबल गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड। यहाँ पर जो लास्ट वाला होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका NH2 NP6 होता है, ठीक है। NH2 NP6 का मतलब, अगर टू की बात करें सेकंड पीरियड की, तो 2s2 2p6 हो जाएगा। थर्ड पीरियड की बात करें तो 3s2 3p6 हो जाएगा। तो लास्ट में जितने भी ये है, मतलब ये जो लास्ट वाला आपका यहाँ पर ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनका सारा सबका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या होगा? P6 होगा। यानी कि पी वाला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। और कंप्लीटली फिल्ड क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि नोबल गैसेस की तरह काम करते हैं। नोबल गैसेस का मतलब है कि नॉन रिएक्टिव होता है। ठीक है। नोबल का मतलब कि लाइक जिसे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो वैसी गैसेस क्या हो गई? नोबल गैसेस हो गई। तो ये क्या है? कंप्लीटली फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर दिस स्टेबल अरेंजमेंट बाय द एडिशन और रिमूवल इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि इनमें ना तो आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, ना इनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हो। काफी टफ होता है, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जब आप देते हो, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशन जब आप रखते हो, तब ये जाकर कुछ कंपाउंड्स बना पाते हैं जो आपके नोबल गैसेस है। ठीक है। द नोबल गैसेस दस एग्जिबिट वेरी लो केमिकल रिएक्टिविटी। तो इनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ही कम होती है। प्रीसीडिंग द नोबल गैस फैमिली आर टू केमिकली इंपॉर्टेंट ग्रुप्स ऑफ नॉन मेटल्स। दे आर हैलोजन्स एंड चाल्कोजेंस। तो देखो क्या है, जो आपका ग्रुप 17 है, ग्रुप 17 का मतलब ये है कि जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा उनका क्या होगा? NH2 NP5 होगा। ठीक है। NH2 NP5 वाले जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हैलोजन्स कहते हैं, और ये ग्रुप 17 में आते हैं। ठीक है। मतलब कि ये वाला जो ग्रुप हो गया हेलो, मतलब नोबल गैस से जस्ट पहले वाला जो ग्रुप है, वो आपका क्या हो गया? NH2 NP7, इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा। NH2 NP5, ठीक है, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इनके सबसे बाहर वाले शेल में होंगे। तो ये ग्रुप 17 हो गया। इनको हेलोजन्स कहते हैं। और इससे पहले जो आता है, इससे पहले जो आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? चाल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है।
और जिसमें आपका क्या आ जाता है, ये आपका जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, ग्रुप 16 का, वो क्या हो जाएगा, NH2NP4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ग्रुप 16। और उसके बाद है यहाँ पर दीज टू ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैव हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। ठीक है, तो ये वाले जो आपके ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 16 और ग्रुप 17, इनमें क्या होता है, ज्यादा क्या होती है, हाई क्या होती है इनकी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी एटम के पास जो एबिलिटी है, किसी बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास आता है तो उसको कैच करने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास पकड़ के रखने की जो कैपेबिलिटी है वो इनमें ज्यादा होती है। तो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये है कि बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आया तो नेगेटिव का मतलब ये कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वैसे ही क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब ये हो गया, नेगेटिव का मतलब कि यहाँ पर एनर्जी का रिलीज होगा जब कोई इलेक्ट्रॉन इनमें आके मतलब आएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे अगर ग्रुप 17 की बात करें और Cl यहाँ पर लेते हैं, ठीक है, तो Cl से मान लो हमारे पास क्लोरीन एटम था, एंड क्लोरीन एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका क्या है, NH2NP5 है, यानी कि लास्ट में क्या है, ये NH2NP5। इसका मतलब है इसका जो P वाला है, P वाले में इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो कैसे होगी, एक एक एक, तीन भर गए, उसके बाद चार और पांच, यानी कि ये वाली जो जगह आपको यहाँ पर दिख रही है वो क्या है, खाली है। यहाँ पर क्या एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा उसके लिए स्वागत करेगा कि भाई आ जाओ, हमारे पास एक जगह खाली है। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास मान लो कि दूसरा एटम है सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, आपका 281, या फिर क्या बोल सकते हो आप 1s2 2s2 2p6, और उसके बाद 3s1। ठीक है, तो इसमें भी क्या है, जैसे 2p6 के बाद 3s1 आ रहा है, 3s1 है ये, तो ये क्या करेगा, अगर ये वन, अगर मान लो ये चला जाता है इसमें से, तो इसका भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2p6 बन जाएगा, जो कि हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो हर कोई एलिमेंट की एक नेचुरल बिहेवियर ये होता है कि भाई वो ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। तो ये क्या करेगा, मान लो NaCl के साथ मिल जाता है, तो Na के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए इजीली अवेलेबल है, और क्लोरीन के पास आराम से जगह खाली है एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो यही वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इसमें जाके बैठ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से। ठीक है, ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था ये इस तरीके से जाके बैठ गया, और इन्होंने क्या बनाया, आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या करा, एक ने डोनेट करा और एक ने क्या करा, गेन करा, और यहाँ पर क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। और यही जो बॉन्ड होता है यही क्या होता है आपका, NaCl वाला, यानी कि Na ने एक दिया, तो Na के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस तरीके से ये क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इस तरीके से बन जाए। ठीक है, तो हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब ये कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इनके पास आएगा उसको आराम से बैठने की जगह देंगे, और उस टाइम क्या होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मान लो कि जैसे आप एक बस में जा रहे हो, एंड बस में एक एक बंदे की जगह खाली है या दो बंदों की जगह खाली है। ठीक है, तो आपने क्या करा, उनको बिठा लिया, एंड बिठाने के बाद लाइक आपको बहुत खुशी हुई कि भाई चलो हमने क्या करा, कार पूलिंग कर लिया, हमने एनवायरनमेंट को बचा लिया, एंड हमारे पास थोड़ी जगह थी तो हमने लोगों को दे दी और उनकी हेल्प कर दी। तो आपको इस चीज से बहुत ज्यादा खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुआ। तो उसी तरीके से ये है कि एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जगह खाली होगी तो इजीली वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, एंड यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। इस वजह से यहाँ पर हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज होती है। और सोडियम या फिर जो आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले, उनके पास टेंडेंसी होती है क्या करने की, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंकने की। ठीक है, क्योंकि वो इजिली निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद नेक्स्ट एंड रेडली है। ठीक है, द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अच्छा वो ग्रुप में बताया था। तो ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, अलोंग अ ग्रुप की मैं यहाँ बात करूँ तो ग्रुप, किसी भी आप ग्रुप में जा रहे हो, जैसे मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप की अगर हम बात करें, यहाँ पर मान लो इस तरीके से एडियम, ये एटम है, मान लो सोडियम है, लिथियम है। ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम इस तरीके से है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर नीचे जाते रहोगे तो यहाँ क्या होगा, एटम का जो साइज है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हो यहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पर पीरियड का नंबर बढ़ता जा रहा है, जैसे 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या है, जो मैक्सिमम एन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ n=3 है, n=4 है, n=5 है, इस तरीके से बढ़ती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे आप पीरियड वाइज या ग्रुप में किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप में नीचे जाते रहोगे तो वहां पे क्या होगा, एक एक शेल ऐड होता जा रहा है। अब एक एक शेल ऐड होने का मतलब ये कि आउटर मोस्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसमें रहेगा, और वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो ज्यादा दूर हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा दूर हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो न्यूक्लियस का जो
पॉजिटिव चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, उसको पकड़ के रख रहा है, खींच के रख रहा है, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अगर उसका एटम का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। और ऐसे केस में क्या होता है, फिर जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो आराम से जो है एटम छोड़ के बाहर जा सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर मेटालिक कैरेक्टर जो है वो आपका डाउन द ग्रुप जाके बढ़ता है। और अगर हम एक पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ लिखा है कि हैव हाईली, ठीक है, इसके बाद द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर का जस्ट ऑपोजिट। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। कोई भी अगर अच्छा मेटल होगा तो हम ये बोलेंगे कि भाई अगर ये अच्छा मेटल है, इसका मतलब ये है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा। और अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई ये एक अच्छा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल कोई भी अगर अच्छा होगा तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर पाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग प्रॉपर्टी नॉन मेटल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्रॉपर्टी मेटल से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा अच्छा होगा जो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी जिसमें ज्यादा होगी, वो क्या दिखाएगा, वो आपको ज्यादा अच्छा यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर दिखाएगा। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होता है जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से लेके राइट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जब आप यहाँ पर चलोगे, तो यहाँ पर जैसे अभी आपने देखा ग्रुप 16 और ग्रुप 17 जो थे, वहां पर लास्ट में आपने देखा कि थोड़ी थोड़ी जगह खाली है, तो इलेक्ट्रॉन जो है आराम से आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए यहाँ पर जो बीच में पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, वो काफी सफिशियंट रहता है, जो आपके पीछे मतलब जो पीरियड में जो लास्ट में रहते हैं एलिमेंट्स उनके पास, ठीक है। बिकॉज क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियस है, मतलब शेल तो वही है, शेल वही है, उसका मतलब ये है कि जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन रह गया ऐड होने को, या दो इलेक्ट्रॉन की खाली जगह रह गई, तो वो आराम से आके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे लाइक आप देखते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जब तक बस में कुछ सवारियां ठीक ठाक अमाउंट में हो ना जाए, तब तक वो लोग चलते नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए वेट करते हैं क्योंकि भाई अगर वो ऐसा करेंगे तो उनका नुकसान होगा। तो यहाँ पर भी आप उसी तरीके से समझ सकते हो कि अगर भाई थोड़ी सी जगह होगी तो जल्दी से बिठाकर उसको चल लेगा ड्राइवर। तो कहने का मतलब है थोड़ी सी जगह है तो इजीली क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी बाहर से अगर उसको मिलेगा तो इजीली क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा या गेन कर लेगा। तो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो यही चीज होती है कि लेफ्ट से राइट जब जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद जो स्पेस बचेगा इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए वो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचेगा। जैसे कि ग्रुप 17 में एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस है, ग्रुप 16 में दो इलेक्ट्रॉन का स्पेस है। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या करेंगे, एटम ले लेंगे अपने पास। तो इस वजह से इनका जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो क्या है, बढ़ता है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो ग्रुप में। और अगर आप एक ग्रुप में मतलब सॉरी पीरियड में जाते हो, और अगर आप ग्रुप में जाते हो तो ग्रुप में क्या होता है, जब आप नीचे की तरफ जाओगे वी गो डाउन द ग्रुप, तो नीचे जाने पे क्या होता है, बढ़ता है। बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, एटम का साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ने से क्या होगा, जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर होगा, ज्यादा दूर होने का मतलब वो आसानी से निकल जाएगा, आसानी से निकलने का मतलब डोनेट हो जाएगा, और डोनेट होने का मतलब क्या है, उसमें ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। आगे सभी को समझिए। यस सर। यस सर। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने देखी थी जो कि आपकी 3D सीरीज 4D सीरीज ये जो सब थे, जिसमें क्या हो रहा था, आपका जो इलेक्ट्रॉन है किस में जाता है, डी ऑर्बिटल में जाता है। जिन एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो आपके क्या बनाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि एस से पी की तरफ जब आप जा रहे हो तो बीच में जो ट्रांजिशन आ रहा है, ट्रांजिशन का मतलब कि लाइक एक चीज से दूसरी चीज की तरफ जा रहे हो तो बीच में जो चीज आ रही है उसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। इस वजह से इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड आर देयरफॉर रिफर्ड टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो इनर डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, जिस वजह से ना इन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो these elements have the general outer electronic configuration n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पेलिडियम, ठीक है, वेयर इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज 4d10 5s0। तो यहाँ पर पेलिडियम का एक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे हमने कॉपर क्रोमियम का पढ़ा था, तो वैसे यहाँ पर पेलिडियम का भी होता है। बिकॉज 4d10 5s0 जो बन रहा है वो क्या है, आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखो पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन का भी पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, पी ब्लॉक का क्या होता है, एस ब्लॉक का क्या होता है, ठीक है, या एफ ब्लॉक का क्या होता है। तो सारे ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होने चाहिए।
तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है। n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2 का मतलब ये है, जैसे कि मान लो यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम, जैसे हमने ये देखा था जो 3D ट्रांजिशन सीरीज थी, ठीक है, ऊपर जब आप यहाँ पर देखोगे, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो आपकी 3D ट्रांजिशन सीरीज है, 3D ट्रांजिशन सीरीज, इसके आगे अगर आप पीरियड नंबर देखोगे तो ये पीरियड कौन सा है, फोर्थ पीरियड है। यहाँ पर जो आपका पीरियड है वो कौन सा वाला है, फोर्थ पीरियड है। तो फोर्थ पीरियड के अंदर 3D ट्रांजिशन सीरीज आ रही है, ये आप देख रहे होगे। फिफ्थ वाला जो पीरियड है उसमें कौन सी आ रही है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आ रही है। सिक्स्थ वाले पीरियड में फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज आ रही है। और सेवंथ वाले जो पीरियड है इसमें, सेवंथ पीरियड, उसमें सिक्स ट्रांजिशन सीरीज आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ट्रांजिशन सीरीज होती है वो आपके जिस पीरियड में होती है उस पीरियड का नंबर एक ज्यादा होता है। अगर 3D ट्रांजिशन सीरीज है तो इसका मतलब वो फोर्थ पीरियड में है। अगर 4D ट्रांजिशन सीरीज है तो वो आपका फिफ्थ पीरियड में है। अब ऐसा होने की वजह से क्या है, हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं वो इस फॉर्म में बनाते हैं, n-1d 1 to 10 ns 0 1 to 2। जैसे मान लो कि मैं थर्ड पीरियड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूंगा तो क्या थर्ड पीरियड में ट्रांजिशन सीरीज पॉसिबल हो सकती है, नहीं होगी पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि अगर मान लो आप थर्ड पीरियड ले रहे हो, यानी कि n इक्वल टू कितना हो गया, 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट जो पॉसिबल है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा थर्ड पीरियड में। और अगर आप ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन वाले फॉर्मूले में रखोगे, इसमें n-v d 1 से लेके 10 तक और ns 0 से 2, तो इसमें अगर आप n की वैल्यू 3 रखते हो तो 3 - 1 ये हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2d हो गया, 2d से लेके 1 से लेके 10 तक। तो क्या 2d ऑर्बिटल पॉसिबल होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, जो आप n की वैल्यू रखोगे वो हमेशा 4 रखोगे या फिर 4 से ज्यादा रखोगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपकी 4 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 4 अगर आप यहाँ पर वैल्यू रखते हो, मान लो अगर हम फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं कि फोर्थ पीरियड में कौन सी वाले एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन सीरीज के, तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला में रख दोगे n-1d, यानी कि 4 - 1d। एक सेकंड रुकना, हाँ। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है सभी को। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो फॉर्मूला जब आप यूज करोगे तो n की वैल्यू जो है 4 या फिर 4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मान लो अगर मैं फोर्थ पीरियड की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं इस फॉर्मूला में n की वैल्यू जो क्या रख दूंगा, 4 रख दूंगा, क्योंकि फोर्थ पीरियड का मतलब n की वैल्यू कितनी, 4। तो n की वैल्यू अगर मैं 4 रखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 - 1 d 1 से लेके 10 तक, और फिर उसके बाद 4s 0 से लेके 2 तक। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 3d 1 से लेके 10 तक और 4s 0 से लेके 2 तक, ये मिलेगा। ठीक है, तो 3d 1 से लेके 10, 4s 0 से लेके 2 तक, इसका मतलब क्या है कि अगर आप फोर्थ पीरियड की बात करोगे तो वहां पे आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज मिलेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3d 1 से लेके 10 का मतलब है कि यहाँ पर जो d ऑर्बिटल में जो फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, पहले d1 आएगा, फिर d2 आएगा, फिर d3 आएगा, फिर d4 आएगा, इस तरीके से आता रहेगा। और उसी तरीके से वहां पर 4s1 4s2 ये भी आपका फिल होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपका पेलिडियम जो रहता है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लास्ट में क्या रहता है, 4d10 5s0 रहता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब एक्सेप्शनल केस दिया है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे 4s यहाँ पर है, और मतलब आपने अभी ऊपर देखा ही था, मैंने आपको बताया था स्कैंडियम से लेके जो आपका जिंक, जब जिंक तक जो मैंने आपको बताया था 30 तक। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन आप कर ही लोगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मतलब ये है कि इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो आपको बस यहाँ पर याद रखना है, n-1d 1 से लेके 10 तक और ns 0 से लेके 2 तक। और पेलिडियम जो है वो इसका यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे आर ऑल मेटल्स, यानी कि डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं। मतलब ना तो कोई यहाँ पर आपका नॉन मेटल है, ना ही कोई मेटलॉइड है। ठीक है, तो दे मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयन, तो ये इनकी प्रॉपर्टी होती है कि कलर्ड आयंस बनाते हैं। ठीक है,
जैसे कि आपने देखा होगा कॉपर है, ठीक है, कॉपर के आपका डी ब्लॉक में ही आता है। एंड कॉपर सल्फेट जैसे आपने देखा होगा ब्लू कलर का होता है। तो इनके जो आयंस होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड आयंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंस, यानी ठीक है, या वैलेंसी। तो यहाँ पर क्या है, काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ही दिखाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कॉपर के केस में कौन कौन सी जैसे पॉसिबल होती है, Cu प्लस पॉसिबल होती है, Cu+1, Cu+2 पॉसिबल होती है, ठीक है। तो यानी कि +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर जैसे कॉपर के केस में पॉसिबल है। तो ऐसी काफी सारे एलिमेंट्स जो भी आपके डी ब्लॉक में है उनकी जो क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है वो काफी ज्यादा होती है। तो पैरामैग्नेटिज्म एंड ऑफनली यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो इनमें जो प्रॉपर्टी होती है वो पैरामैग्नेटिज्म की होती है, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म हम देखेंगे वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, आगे देखेंगे। और इनको जो है कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है। जैसे आपने एक रिएक्शन अगर आपको याद होगी तो वो पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करके, या एल्केन पता नहीं जो भी था। तो वहां पे जो आपने देखा है ना वो वनस्पति ऑयल से जो वो घी बनाने की जो प्रोसेस होती है, जो घी से वनस्पति ऑयल बनाते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक कैटलिस्ट यूज करते हैं हम, जैसे कि आपका पैलेडियम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के पैलेडियम, प्लेटिनम, ये टाइप के जो कैटलिस्ट है उनको यूज करते हैं। तो वो सारे के सारे आपके किसमें, डी ब्लॉक में ही है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम कैटलिस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट का मतलब ये है कि जो रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। However, zinc, cadmium, and mercury, which have the electronic configuration N-3D, N-1D, 10 NS2, do not show most of the properties of transition elements. ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर तीन एक्सेप्शंस और हैं यहाँ पे, जैसे कि जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ये होता है N-1D, D10 और NS2। तो ये जो है ज्यादातर जो प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स में होनी चाहिए वो ये शो नहीं करते। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी क्या है, इंपॉर्टेंट है कि आपके जो ऐसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ज्यादातर शो नहीं करते, वो कौन कौन से हैं। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन अ वे ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन द केमिकली एक्टिव मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 13 एंड 14, ठीक है। तो बीच में एक ब्रिज की तरह काम करते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक जो है वो आपके बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और जो बाकी आपके पी ब्लॉक के हैं जैसे 13 14 के हो गए, वो आपके इतने ज्यादा जो है वो नहीं है, मतलब इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो उनके बीच में जो है ये ब्रिज बनाने का काम करते हैं। जैसे कि 13 और 14 में आपके लेस एक्टिव एलिमेंट्स हैं और एस ब्लॉक के काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम वगैरह हो गया, ये आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। तो इसी वजह से इनका जो नाम है वो हमने क्या रखा, ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब ट्रांजिशन का मतलब कि लाइक किसी चीज के बीच में से जब आप जा रहे हो। ओके, तो ये बात होगी यहाँ पर डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है यहाँ पे वो उनको याद रखना, ठीक है। एक तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, इनकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, कैटलिस्ट की तरह इन्हें यूज किया जाता है। जिंक, कैडमियम और मरकरी तीन ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन एलिमेंट से ज्यादा नहीं मिलती हैं, ये थोड़े अलग स्वभाव के होते हैं, ठीक है। और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, बिकॉज एस ब्लॉक के ज्यादा रिएक्टिव हैं और पी ब्लॉक के थोड़े कम रिएक्टिव हैं, तो उनके बीच में ये ब्रिज बनाने का काम करते हैं, इस वजह से इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से ही हमने कुछ एलिमेंट्स को उठा के एफ ब्लॉक में रख दिया अलग से, ठीक है। द टू रोज ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉल्ड द लैंथोनाइड्स। तो पहले होते हैं लैंथोनाइड्स और दूसरी कौन से, एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया भी था। ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल थी इसमें जो नीचे दो रोज बने थे जिसमें आपके 14 14 एलिमेंट्स थे, ये वाले जो आप नीचे देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपकी दो रोज बनी है किसकी बनी है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बनी है। तो इसमें 14 14 यानी कि टोटल 28 एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर एक सीरीज को हम क्या कहते हैं, लैंथोनाइड सीरीज कहते हैं, और दूसरे को क्या कहते हैं, एक्टिनोइड सीरीज कहते हैं। तो यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि लैंथोनाइड सीरीज के जो एलिमेंट है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये सीरियम से स्टार्ट होते हैं और फिर ये एलयू, आई डोंट रिमेम्बर कि ये कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको देख लेना। तो ये सी से लेके एलयू तक, यानी कि एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेंथेनॉइड सीरीज में जो एटॉमिक नंबर होता है कहां से कहां जाता है। और उस तरीके से एक्टिनॉइड जो है वो एक्टिनॉइड का जो नंबर होता है वो कहां से कहां तक होता है, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपके किस में आ जाते हैं, एक्टिनॉइड्स में आ जाते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो। तो n-2 f 1 से लेके 14, उसके बाद n-1 d 0 से लेके 1, और उसके बाद ns2। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये आपको याद होना चाहिए, ये किसका है, f ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है।
तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी जो फिलिंग होगी वो कहां पर होगी, एफ वाले ऑर्बिटल में होगी। तो ये लिखा है आगे कि द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड टू ईच एलिमेंट इज फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल, दीज टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर हेंस कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं, दे आर ऑल मेटल्स, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और कई बार ना एक टर्म यहाँ पर ये भी यूज करा जाता है, एक्सक्लूसिवली। अगर मान लो कहीं पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया तो उसमें एक स्टेटमेंट ये आ गया कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर एक्सक्लूसिवली मेटल्स। ठीक है, तो इसका मतलब भी यही होगा, क्या, ऑल मेटल्स। एक्सक्लूसिवली का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे, मतलब कि कोई भी नहीं बचा उसमें से। तो एक्सक्लूसिवली टाइप का वर्ड भी आपके सामने हो सकता है कभी ऑप्शन में, तो उसको भी ध्यान रखना। ठीक है, तो विद इन ईच सीरीज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर क्वाइट सिमिलर, द केमिस्ट्री ऑफ द अर्ली एक्टिनोइड्स इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द करस्पॉन्डिंग लैंथेनोइड ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल फॉर दीज एक्टिनोइड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स काफी ज्यादा होती हैं। एक्टिनोइड एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है। एक्टिनोइड एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। मेनी ऑफ द एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैव बीन मेड ओनली इन nanogram quantities or even less by nuclear reaction and their chemistry is not fully studied। तो यहाँ पर क्या है, ज्यादातर जो एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैं वो आपके नैनोग्राम में ही बनाए गए, नैनोग्राम क्वांटिटीज। ठीक है, नैनोग्राम क्वांटिटी का मतलब समझते हो, नैनो का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻⁹ इतने ग्राम, बस इतनी सी क्वांटिटी बनाई है इन्होंने। मतलब 0.00, आप 8 जीरो लगाओगे उसके बाद 1 लिखोगे उसके बाद ग्राम लिखोगे, इतनी छोटी सी क्वांटिटी इन्होंने बनाई है। क्योंकि ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर ये ज्यादा बना दिया तो बहुत तबाही हो जाएगी। और वो भी हमने कैसे बनाया, न्यूक्लियर रिएक्शंस में इनको बनाया, और इसलिए इनकी केमिस्ट्री जो है ज्यादा स्टडी नहीं कर पाए। क्योंकि केमिस्ट्री स्टडी इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इनकी हाफ लाइफ वगैरह जो वो कम होती है, क्योंकि रेडियो एक्टिव है। ठीक है, धीरे धीरे करके क्या होता है, ये टूटने लग जाते हैं। और उसके बाद ये क्या है, चेन रिएक्शन होती है इनमें, तो बहुत तेजी से टूटते हैं, टूटने के बाद क्या है, इनका लाइक कुछ भी जो मतलब होता है फिर वो बचता ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इनकी केमिस्ट्री ज्यादा पता नहीं है। तो बस आपको जो चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि सारे के सारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी आपके मेटल्स होते हैं ब्लॉक के, और इनमें जो एक्टिनोइड है वो कैसे रेडियो एक्टिव है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, द एलिमेंट्स आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम मेटल्स एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एक बार मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ, उसमें यूरेनियम कहाँ पर है। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पर, ये। ठीक है, 5F सीरीज में जो है आपका थर्ड वाला जो है यूरेनियम, तो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो यूरेनियम के बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। और ठीक है, तो इतना ही देखना है बस इसमें। तो यहाँ पर ये आपका किसके बारे में हो गया। हाँ, और उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि द एलिमेंट Z is equal to 117 and 120 have not yet been discovered. In which family or group would you place these elements and also give the electronic configuration in each case? ठीक है, तो जैसे कि मान लो हमारे पास जो अभी टोटल एलिमेंट्स इस किताब के अकॉर्डिंग है वो कितने हैं, 114 है। तो ये कह रहे हैं कि 117 या फिर 120 वाला जो है, मान लो कि अभी तक अगर डिस्कवर नहीं हुआ और फ्यूचर में अगर डिस्कवर होता है तो हम इसको किस ग्रुप में प्लेस करेंगे और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगा। ठीक है, तो यानी कि लाइक आपको हाइपोथेटिकली बताना है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका क्या पॉसिबल हो सकता है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा है कि we see from figure 3.2 that element with z is equal to 117 would belong to the halogen family। ठीक है, हेलोजन फैमिली ग्रुप 17। तो यहाँ पर ये इन्होंने पता कैसे लगाया, क्योंकि आप जब पीरियोडिक टेबल में जाओगे, इसमें तो एटॉमिक नंबर लिखे नहीं है।
ठीक है। तो देखो कहने का मतलब ये, मतलब जो आपके पीरियोडिक टेबल है ना, तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर जो आपका 116 है, लाइक उसको पहले जो भी डिस्कवर किया, अब तो 117 और 118 भी दिखा रहा है इसमें। ठीक है, तो लाइक ये पहले की बुक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे मान लो 116 तक अगर है, तो 116 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो उस पीरियड में उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बता दिया कि ग्रुप 17 होगा, क्योंकि 116 वाला जो था वो आपका ग्रुप 16 में लाई कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पर जो है 120 उसकी तरीके से फिर आप 3 आगे और काउंट कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो है आपका किस में जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है कि जो z इज इक्वल टू 120 ये आपका ग्रुप 2 में आ जाएगा, क्योंकि मान लो अगर ये ग्रुप 17 में आ गया है तो ग्रुप 18 आएगा 118, और 118 के बाद 119 जो है वापस से किस में चला जाएगा, फर्स्ट ग्रुप में चला जाएगा, और 120 जो है वो आपका किस में चला जाएगा, ग्रुप 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो ये इन्होंने देखो, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है। रेडॉन लिखा है इन्होंने पहले, रेडॉन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा। तो लास्ट वाला आप इलेक्ट्रॉन देखोगे किस में आ रहा है, ये 7p5 आ रहा है, यानी कि 17 ग्रुप को बता रहा है, और ग्रुप 2 वाले के केस में ये आ रहा है 8s2। ठीक है, s2 कंप्लीट। तो इस तरीके से इन्होंने बता दिया। क्लियर है। बाकी एक और तरीका भी होता है कि लाइक अगर आपको ग्रुप और पीरियड फाइंड करना है, तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो वो देख लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, तो अभी आपने एक चीज ये पढ़ी कि जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है और ट्रांजिशन एलिमेंट्स है उनमें क्या मेटल्स हैं। तो अब ये बात हमें पता करनी है कि नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं और कहाँ पर लोकेटेड होते हैं। तो इन एडिशन टू डिस्प्लेइंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एसपी डी एंड एफ ब्लॉक शोज अनदर ब्रॉड क्लासिफिकेशन of elements based on their properties. The elements can be divided into metals and non-metals. Metals comprise more than 78% of all known metals. ठीक है, तो जितने सारे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनमें से 78% आपके सिर्फ और सिर्फ मेटल्स हैं, बाकी फिर उसके बाद बचे हुए नॉन मेटल्स हैं, और उसके बाद 8 आई थिंक जो है वो आपके मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कि ये जो मेटल्स हैं वो आपके कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में। पीरियोडिक टेबल का जो लेफ्ट साइड है उसमें क्या आपके मेटल्स हैं। तो मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, तो यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज दी है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन रहता है इसका, मरकरी। ठीक है, मरकरी जो होता है वो क्या होता है आपका, लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। और उसके बाद यहाँ पर जो गैलियम और सीशियम है इनके भी एक्सेप्शन है। इनके एक्सेप्शन इसलिए बिकॉज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो काफी कम रहता है, 303 केल्विन एंड 302 केल्विन। तो 303 केल्विन का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस, और 302 केल्विन का मतलब 29 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर से जस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो अभी आपने ये देखा भी होगा कि वो आपने ये पढ़ा भी होगा कि भाई गैलियम को अगर हाथ पे लो तो वो ऐसे मतलब जो लिक्विड की तरह हो जाता है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स कैसे होते हैं, मतलब मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मरकरी जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब उससे ऊपर भी लिक्विड रहता है थोड़ी देर तक। और उसके बाद जो है यहाँ पर गैलियम जो होता है, गैलियम रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, और सीशियम भी रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर। ये आपके किस में बदल जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स यूजली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स की जनरली प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है हाई मेल्टिंग पॉइंट का, सीशियम एंड गैलियम, बिकॉज इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये आपके रूम टेम्परेचर से जरा सा ऊपर होता है। तो ये इसके एक्सेप्शन है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये चीज हमें पता ही है भाई, सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं वो आपके ज्यादातर जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। तो दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, उनकी शीट्स बना सकते हैं, फ्लैट शीट बना सकते हैं, यानी कि चादर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा वो टीन की चादर होती है, लोहे की चादर होती है, तो उस टाइप की शीट्स बना सकते हैं बाय हैमरिंग। हैमरिंग मतलब हथौड़ा मार के। एंड डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है कि किसी भी चीज को अगर आप वायर की फॉर्म में चेंज कर रहे हो, तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स का मतलब कि लाइक मेटल है, मेटल की आप वायर बना रहे हो, जैसे कॉपर की तारें देखी होंगी, एल्यूमिनियम की वायर देखी होंगी, ठीक है, लोहे की तार देखी होंगी आपने, स्टील की वायर्स होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये कि इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी भी होती है। ठीक है, इन कंट्रास्ट नॉन मेटल्स आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या है आपका पी ब्लॉक है, एंड पी ब्लॉक में ज्यादातर क्या आपके नॉन मेटल्स हैं। In fact, in a horizontal row, the property of elements change from metallic on the left to the non-metallic on the right. ठीक है, तो ये अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी पीरियड की बात करते हैं तो along का पीरियड क्या होता है, लेफ्ट से अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर रिड्यूस होता है। मतलब ये कि लेफ्ट साइड से अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे तो नॉन मेटेलिक नेचर जो एलिमेंट्स का बढ़ता है। तो इस वजह से राइट हैंड साइड पे आपके ज्यादातर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो किस टाइप के, नॉन मेटल्स है, और लेफ्ट हैंड साइड पे कौन है, मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस। ठीक है, सॉलिड या गैस रहते हैं एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं, एक्सेप्ट बोरोन एंड कार्बन। इनके क्या ज्यादा होते हैं, बोरोन और कार्बन इसके एक्सेप्शन है।
और मेटल के केस में एक्सेप्शन क्या था, गैलियम एंड सीशियम, जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम थे और होने कैसे चाहिए, ज्यादा होने चाहिए। तो यही एक्सेप्शंस बस आपको अपनी कॉपी या जहां पर भी नोट करे हो वो आपको नोट करके रख लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एक्सेप्शन से। और दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। मोस्ट नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब ये है कि लाइक किसी चीज को आप फेंकोगे एंड वो टूट जाए, जैसे कि कांच होता है, तो कांच को अगर आपने फेंका और वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोलते हैं। और दूसरी चीज जो होती है उसका अपोजिट वो क्या होता है, डक्टाइल होता है, ठीक है। तो डक्टाइल का मतलब कि लाइक आप उनको क्या कर पा रहे हो, मतलब मतलब उनको शीट्स वगैरह में, मतलब डक्टाइल का मतलब है कि आप उनको खींच पा रहे हो या मतलब उनकी फॉर्म को चेंज कर पा रहे हो, तो उन चीज को हम डक्टाइल बोलते हैं। उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है, ब्रिटल है। तो ब्रिटल का मतलब है कि लाइक आप इस पे हैमरिंग करोगे, हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगा। लेकिन अगर मेटल्स होते हैं तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मतलब आप अगर उन पर हथौड़ा मारोगे और फोर्स लगाओगे तो उनकी शेप चेंज होगी, तो वो प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। एंड आर नाइदर मेलिएबल और नॉट डक्टाइल, ठीक है, ना ही मेलिएबल है ना ही डक्टाइल है, ठीक है। तो कहने का मतलब वही है। और उसके बाद है द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटलिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप, तो ये हमने पढ़ लिया। जो यहाँ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है मेटल बनने की, जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं वो उतने ज्यादा क्या होते हैं, मेटलिक होने लगते हैं। तो द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, कहाँ पे, जब हम पीरियड्स में जाएंगे, ठीक है। तो पीरियड्स में अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करते तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा और नीचे आने पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है, ठीक है। और बस इतना ही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स दिए हैं ये आपके क्या है, मेटोलाइट्स। तो मेटोलाइट्स के नाम बस आप याद कर लेना, ठीक है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलीरियम है, और भी होते हैं 3, ठीक है। तो उनको एक बार सर्च कर लेना जो भी होते हैं। तो 5 तो ये हो गए, 3 वो होते हैं, टोटल लगभग 8 होते हैं शायद। उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स बोलते हैं, बिकॉज उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो मेटल और नॉन मेटल इन दोनों के बीच में होती है, ठीक है। तो अभी बस इतना ही रखते हैं, बाकी किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। और फिर उसके बाद जो है अभी टेस्ट करेंगे हम 640 से, ठीक है। और इसको प्लीज खुद से भी एक बार रीड कर लेना, एनसीईआरटी आप खुद से डाउनलोड कर लो गूगल से, ठीक है। सर वो आपने प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का जो क्वेश्चन दिया था ना, वो आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है आरती। चलो ग्रुप में भेज देना मेरे को। सर हाँ बोलो, ग्रुप में भेज देना मैं कह रहा हूँ। अब आ रही है? हाँ मैं कह रहा हूँ ग्रुप में भेज देना, ठीक है। सर अब आ रही है अब?